नमस्कार। इंडिया डेयर्स में कल हमने पढ़ा अखबार में कि शनिवार को लोकसभा के अंदर श्रम मंत्री ने श्रम कानूनों के तहत 3 कोड्स को पेश किया लेबर रिफॉर्म्स के अंतर्गत, और संडे को ये न्यूज़ अखबारों में और मीडिया में आई। लेकिन जब हमने मजदूर नेताओं से और बड़े बड़े ट्रेड फेडरेशंस के लोगों से बात करी तो प्रतिक्रिया कुछ अलग मिली। मेरे साथ हैं कॉमरेड गिरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी। तो गिरी साहब, ऐसी नाराज़गी क्यों है आपको सरकार से इस वक्त इन 3 कोड्स को लेके? ऐसा क्या ख़राब हो रहा है? यह नाराज़गी नहीं है जी। शनिवार को जो 3 कोड पेश करने की बातें हैं जी, वह एक तरह से समझिए कि आपराधिक कार्रवाई है। आपराधिक इन द सेंस कि पार्लियामेंट में यह तीनों कोड पहले से था। जी। 3 कोड पूरे देश में 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को ख़त्म करके जी। देश दुनिया के कॉरपोरेटों के हित में मजदूरों के अधिकार को ख़त्म करने के लिए 4 श्रम संहिता बनाने का दावा और प्रचार बहुत दिनों से चल रहा है। जी। यह एक्सरसाइज। हाँ। एक वेज कोड बिल हाँ। पास करा लिया गया, वह उस पीरियड में पास कराया गया अपराधी ढंग से, जब आपको याद होगा 1 साल पहले जम्मू कश्मीर का मामला पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट एक्सटेंड किया गया था और उसी हल्ला हंगामा में वह बिल को पास करा लिया गया। जी। उसका रूल्स भी अभी पेश किया गया है। जी। लेकिन यह तीनों बिल 2019 में पार्लियामेंट में रखा गया था। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल। मेरा एक सवाल है, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। मैंने लेबर श्रम कानूनों की कुछ पुस्तकों को देखा, कुछ वकीलों से बात करी। आपके कुछ कानून 1925 के हैं, आपके कुछ कानून 1800 कुछ के भी पीछे चले जाते हैं। तो एक सवाल जो कॉमन मैन, जो जनता है, वो सोचती है कि साहब इतने समय से वही श्रम कानून आया जा रहा है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लेबर की कंडीशन भी थोड़ी चेंज हुई है, क्या रिफॉर्म्स करना गलत है? जब आप रिफॉर्म की बात करते हैं तो यह वास्तव में रिफॉर्म नहीं है। जी। रिफॉर्म होता है जो बेहतरी के लिए सुधार किया जाए। जी। जो बेहतर के लिए किया जाए उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। जी। लेकिन जो पहले से था उससे भी अगर खराब स्थिति में ले जाया जाए तो उसको रिफॉर्म नहीं, उसको प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी एक्ट कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। सबसे पहली बात, यह तो दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि पुराना है। अगर पुराना है तो मजदूरों के हित के खिलाफ है, क्योंकि अगर पुराना है तो ब्रिटिश कालीन पीरियड का है। तो ब्रिटिश कालीन पीरियड के भी आपका इतिहास है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके आज आप नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अंग्रेज़ों से भिड़ी, उनकी फैक्ट्रियों में गई, लड़ी, और आज़ादी के पहले आप लोगों ने कई श्रम कानून बनवाए। इसमें विवेक जी थोड़ा सा पैसेंस रखिए, है पैसेंस। इसमें लिए कि 1920 में AITUC की स्थापना होती है। काफ़ी उसके पहले से ट्रेड यूनियन आंदोलन था, लेकिन 1926 में मजबूर होकर अंग्रेजों ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया और मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार दिया। इसका श्रेय एटक को जाता है। श्रेय एटक को जाता है, मजदूर आंदोलन को जाता है। लेकिन वह ट्रेड यूनियन एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया, उस एक्ट को भी आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद उस मजदूरों के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो लाया जा रहा है वो वास्तव में मजदूरों को आधुनिक गुलाम बनाने के लिए, वह आधुनिक गुलामी का कानून है। जो पूंजी का गुलाम मजदूर हो जाएंगे, उनके मर्जी से या ट्रेड यूनियन चलेगा, उनकी मर्जी से ट्रेड यूनियन बनेगा या ट्रेड यूनियन नहीं बनेगा। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो वास्तव में प्राण वायु है, कोई भी कानून के 3 पक्ष हैं। और सिर्फ यही का मामला नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड देखेंगे, डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम जिस पर भारत सरकार दस्तखत किया है, यह ILO का कंट्री प्रोग्राम है। उसमें सबसे बेसिक चीज़ है कि मजदूरों को संगठित होने का अधिकार है ट्रेड यूनियन में। यही नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है
कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू ऑर्गेनाइज, संगठन बनाने का अधिकार, उस अधिकार को छीना जा रहा है इस कानून के माध्यम से। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी वायलेट किया जा रहा है। इसलिए अभी डिटेल हम नहीं जाना चाहते, इतना बात समझिए। कोई ऐसा खास उदाहरण आप दे सकते हैं इस बिल में, कोई ऐसे क्लॉज का जिससे मतलब बहुत बुरा हो रहा है? उदाहरण के लिए कि जो ट्रेड यूनियन हम बनावेंगे, या ट्रेड यूनियन मजदूरों का होगा, मजदूर उसके नियम बनावेंगे, और यह कहता है कि नहीं साहब, मजदूरों को बाहर के लोगों को उसमें नहीं रहना है ट्रेड यूनियन में। बड़ी हंगामा के बाद तो कुछ अलाउ किया। यही नहीं, मजदूर जो संगठित होंगे वह मजदूर को संगठित और यूनियन के रजिस्ट्रेशन कराने में पहले था कि 7 मजदूर मिल करके यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अभी है कि 10% या 100 मजदूर, काफ़ी अल्लाह के बाद में इसमें हुआ कि साहब रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होगा, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं कि एक समय निर्धारित करो कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मिलता है तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई समय नहीं, वह कोई समय सीमा नहीं है। और रजिस्ट्रार को तो इतना राइट दे दिया गया है इस एक्ट में कि हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं करने के लिए वह उनको आज़ादी है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की उनको आज़ादी है, हमारे ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी में उनको हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है कि हमारे ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में कौन हमारा पदाधिकारी होगा, यह भी वही लोग तय करेंगे। कैसे हमारा चंदा कैसे होगा, इसको वो भी वही तय करेंगे। ऐसे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि ट्रेड यूनियन के इंटरनल फंक्शन में भी वह करेंगे। दूसरी बात है राइट टू स्ट्राइक, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियन का बेसिक चीज़ है, वह उस पर पूरा रोक लगा दिया गया है इस कानून में, और रोक ही नहीं लगाया है। आपको तो आश्चर्य होगा कि उसमें ऐसे प्रावधान हैं कि जो मजदूर हड़ताल करेगा, पहले तो कि हड़ताल होने की परिस्थिति ही नहीं होगी, ऐसे प्रावधान उसमें जोड़े गए हैं। उसमें ऐसा है, कहा गया है कि हड़ताल करने के लिए आप जब नोटिस देंगे, पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता था, अभी 4 सप्ताह 6 सप्ताह पहले नोटिस देना है अलग अलग सिचुएशन में। और नोटिस जब देंगे तो मान लिया जाएगा कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि हम हड़ताल नोटिस देते थे, लेबर कंसिलिएशन अफसर कंसिलिएशन बुलाता था, और कंसिलिएशन बुलाता था तो पेंडेंसी पीरियड में वह हड़ताल के बारे में प्रोविज़न था कि वह हड़ताल लीगल है कि इलीगल है, अपना रिपोर्ट जाता था। अभी है कि साहब कंसिलिएशन पीरियड मान लिया जाएगा, जैसे आप हड़ताल नोटिस देंगे शुरू हो गया, बुलावे चाहे नहीं, कानून में लिख दिया कि इसका मतलब है कि कंसिलिएशन शुरू हो गया। अब उस पीरियड में हड़ताल करना इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा कंसिलिएशन पीरियड में। नंबर 2, और इलीगल अगर हड़ताल होगी तो इलीगल हड़ताल के लिए सज़ा सुन करके आपको आश्चर्य होगा। इलीगल हड़ताल करने के लिए 50,000 रुपये जुर्माना और जेल की सज़ा है। उस हड़ताल के लिए जो प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा, उसको जेल की सज़ा है। उसको अगर कोई खाना खिला दिया हड़ताली मजदूरों को तो उनको जेल की सज़ा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हड़ताल से इतना इन लोगों को एलर्जी है। हड़ताल क्या है? हड़ताल हमारा राइट है, हमारा राइट है कि हम जो काम कर रहे हैं हम काम अपना बंद करें एक नियमित तरीके से। वह अच्छा, अंग्रेजी राज में प्रोविजन था। अब मैं कह रहा हूं, जैसे चलिए ये तो एक बात हो गई, यूनियन में हस्तक्षेप करेंगे। जो क्लॉजेज हैं कानून के, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया आपका, इसमें भी कुछ तब्दीलियां करी गई हैं। वो सारे एक्ट में जितने मजदूर पक्षी प्रावधान थे वह सारे प्रावधानों को एक तरह से खत्म किए जा रहे हैं और मालिक पक्षी प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। ठीक, ज़्यादातर हायर एंड फायर, जैसे आपको उदाहरण के लिए बतावें, एक तो कि सारे कानूनों में एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है कि इतना मजदूर रहेंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड एक्ट है तो 20 मजदूर और उससे ज़्यादा वाले पर लागू होगा, जिस 20 मजदूर से कम है उस पर लागू नहीं होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 15 मजदूर से जो कम होंगे उस पर लागू नहीं होगा। इसी तरह सारे कानूनों के थ्रेशोल्ड बने हुए हैं कि उस पर लागू होगा नहीं होगा। एक तो उसकी व्यापकता को ख़त्म, ये बोलते हैं प्रचार में क्या कि हम इसको यूनिवर्सल बना रहे हैं। उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी का कोड है, उसको भी कहते हैं कि हम यूनिवर्सल बना रहे हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। आज जो भी
हमारे एग्जिस्टिंग राइट्स हैं सोशल सिक्योरिटी में, सब चीज़ को स्नैच किया जा रहा है, सब चीज़ को समाप्त किया जा रहा है। एक एक मूल्यांकन करेंगे। इसमें 3 बात देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यह कि ट्रेड आयर कोड, जो हमको ट्रेड यूनियन का राइट है, हमको डिस्प्यूट उठाने का अधिकार है, और हमको नहीं उसको न्यायिक प्रक्रिया में पाने का, उसको न्याय पाने का अधिकार। जो पहले से ट्रिब्यूनल था, लेबर कोड था, लेबर कोड के प्रोविजन खत्म किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जज नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होगा। एक जज होंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी होगा। आप डिटेल प्रावधान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जुडिशियल रिमेडी को भी हटा रहे हैं, खत्म किया जा रहा है। हमारे इंटरनल एक्टिविटी में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब डिटेल अगर एक्ट पर जाएंगे, लेकिन सिंपल बात इतना जानिए कि यह 3 कोड को जब ऑलरेडी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास यह कोड गया, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद में इन्होंने पहले विड्रॉ किया है तीनों कोड को, और तीनों कोड को जब विड्रॉ कर लिया और कहा कि हम नया प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस के एमपी, आरएसपी के एमपी, सीपीएम के एमपी, विरोधी दल के एमपीओ ने सवाल उठाया कि जब आप विड्रॉ कर लिया, तो कैसे ला रहे हैं, विड्रॉ कर लिया, तो नया लाने के पहले कानून बनाने की प्रक्रिया है कि उसको नया बिल को पब्लिक डोमेन में ले जाना पड़ेगा। ड्राफ्ट सबको दिखाएं और सबसे राय लें। पब्लिक डोमेन में नया ड्राफ्ट जो आप पेश कर रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में ले जाएं। उसको स्टेक होल्डर जो उसमें प्रभावी पक्ष है, उसका ओपिनियन लें कि हम जो नया ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं, यह ड्राफ्ट पर आपका क्या मंतव्य है। ये कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, और पूरा किए बिना जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको पूरा किए बिना पेश किया गया है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम की कानून की बाध्यता है उसको भी इग्नोर किया इन्होंने। आपने देखा होगा कि इस कोविड पीरियड को क्यों इतनी हड़बड़ी में है। कोविड का आपने नाम लिया तो एक सवाल था मेरे जहन में कि कोरोना के बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने एक डिक्लेरेशन बोला था कि 3 साल तक भाई श्रम कानून हमारे यहाँ पे ना रहें क्योंकि उद्योगपतियों का बड़ा घाटा हो रहा है। नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, देश के 13 राज्यों में जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी, एक तरफ कोरोना से लोग पीड़ित थे, और मोदी का श्रम मंत्रालय, यह अब जो हम कहा कि राजनीतिक कोरोना है, यह रूरल कोरोना है, यह राजनीतिक कोरोना पूरे देश के राज्यों को कोऑर्डिनेट कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था लेबर लॉ रिफॉर्म वाले मामले को शुरू करने के लिए। जैसे छटनी का 100 से पहले कानून में था कि 100 से ज़्यादा मजदूर जिस प्रतिष्ठान में होंगे, छटनी के पहले सरकार से परमिशन लेना होगा। अब उसको 300 थ्रेशोल्ड कर दिया गया। 300 थ्रेशोल्ड करने का मतलब है कि मोर देन 80% इस्टेब्लिशमेंट में हायर एंड फायर हो जाएगा, रखो और निकालो हो जाएगा। तो वह योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि साहब हम 1000 दिन के लिए करेंगे इसको, 3 साल के लिए नहीं, सारे कानून, 2 कानून को छोड़ के सारे कानून को सस्पेंड कर देंगे। यह मध्य प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया, और विभिन्न हिमाचल प्रदेश ने किया। और आज पार्लियामेंट में ही 4 दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट किया कि 13 राज्यों ने उस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया है। यानी पीस मिल में भी कर रहे हैं, थोक में भी कर रहे हैं। यह आपराधिक काम जो हो रहा है मजदूरों पर हमला का पॉलिसी है। सबसे पहली बात तो यह कि कोविड पीरियड में इतने माइग्रेंट वर्कर मर गए। पार्लियामेंट में क्या श्रम मंत्री ने कहा, जब कहा गया, पूछा गया प्रश्न कि कितने लोग माइग्रेंट वर्कर इस कोविड पीरियड में जाने के क्रम में मरे हैं, उनको मुआवजा मिला, सरकार ने क्या कहा, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात होगी कि श्रम मंत्रालय कहता है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, जबकि रेलवे ने खुद स्वीकार किया है कि सिर्फ रेलवे में 87 मजदूर रेलवे ट्रैवल में मरे थे। रेलवे ट्रैक पर जो मरे थे वो अलग, रोड एक्सीडेंट में मरे थे अलग, भूख से जो मरे अलग। अब आगे मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि यह हृदयहीन नहीं, हृदयहीन लोगों की जमात जो है यह कब्जा है। नंबर 2, आप इस बात को जानिए कि हम लोग
जब कोरोना से लड़ रहे थे, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ भी लड़ रहे थे, ये कोरोना महामारी का दुरुपयोग करके और हम पर हमले हो रहे हैं। बीएमएस का क्या रोल है आपके प्रोटेस्ट में? बीएमएस का हम रोल बतावें। इसके पहले इंटरनेशनल में हम लोगों ने ILO के डायरेक्टर जनरल को जिनेवा में चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद हम लोग उदाहरण दिया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते को, अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का उल्लंघन यह सरकार कर रही है। और पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में, दुनिया के इतिहास में हुआ, ILO ने चिट्ठी लिखा भारत सरकार को, एडवाइजरी लिखा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तभी पीछे हटने को मजबूर हुए। 8 घंटा का श्रम काल शिकागो के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उस 8 घंटा के श्रम काल को खत्म करने की कार्रवाई इस कोविड पीरियड में सरकार ने किया। हालांकि लेबर लॉ रिफॉर्म में आज भी वो प्रावधान रखे गए हैं। इस वर्किंग आवर। बेसिक सवाल पे आता हूँ। 303 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है इस वक्त। सरकार पूर्ण बहुमत से है, बेशक उसका परसेंटेज वोटिंग जो है 40% के भी नीचे। अब आप ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे और क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, सबसे और इसमें यह भी बताइएगा जनता को, बीएमएस जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेड यूनियन विंग है, इसका आप लोगों के साथ क्या रिश्ता है? देखिए, जहाँ तक बीएमएस की बातें हैं, विभिन्न प्रस्तावों में बीएमएस भी सामूहिक रूप में पब्लिक मंच पर वह विरोध करते हैं सरकार की नीतियों का, विभिन्न प्रस्तावों में, झंडा दिखाता है अपना। विभिन्न प्रस्तावों में। और पिछले दिनों उन्होंने इच्छा भी जताया, पहले तो हम लगातार साथ मिलकर लड़ रहे थे, पिछले दिनों उन्होंने इच्छा जताया कि साहब हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और हम लोगों ने उनको निमंत्रण भेजा कि 9 अगस्त को देश बचाओ दिवस, जैसे देश पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर के बेचने का मतलब राष्ट्रीय संपदा को बेचने के साथ साथ वहाँ वर्किंग क्लास के भी राइट को छीनने का मामला है, ऑर्गेनाइज क्षेत्र को खत्म करने का मामला है, यह भी अपने जगह पर है। तो पब्लिक सेक्टर का वो भी विरोध करते हैं। श्रम कानूनों के इस कोडिफिकेशन को वह एक तरफ कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें सही है, कोडिफिकेशन का हम लोग भी विरोध नहीं कर रहे थे। कोडिफिकेशन हो लेकिन बेटरमेंट के लिए हो, हमारे सहमति से करो। अगर तुम कहते हो कि बहुत ज़्यादा है, एक कानून बनाओ, लेकिन बेहतरी के लिए नहीं हुआ रहा। यह तो सारे दुनिया आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन, मैं यही कहना आपको चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में जब 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई, मजदूर वर्ग का राज कायम हुआ, दुनिया में स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हुए, क्रांतिकारी आंदोलन तेज हुए, तो दुनिया के पूंजीपतियों को मजबूर होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1919 में ILO का गठन करना पड़ा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मतलब था, उसका मूल उद्देश्य था यही कि दुनिया में अस्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है जब व्यवस्था न्याय पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित व्यवस्था हो। तो न्याय पर आधारित व्यवस्था का लेबल लगाकर पूरे दुनिया के कॉरपोरेट पूंजीपति ILO के सदस्य बने। सदस्य राष्ट्र भारत भी उसका सदस्य है, हम लोग भी उसके फाउंडर मेंबर में से इंडिया रहा है। लेकिन आज न्याय पर आधारित व्यवस्था के जगह गुलामी थोपने की कोशिश हो रही है। और ILO ने आज तक लगभग 200 कन्वेंशन पारित किया है, जिस कन्वेंशन के माध्यम से इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड जिसको कहा जाता है, जिसमें अगर रेटिफाई सरकार कर दिया तो रेटिफाइड कन्वेंशन को मानना आपकी मजबूरी है। और यह सरकार जो मोदी सरकार आई है, वह रेटिफाइड कन्वेंशन का भी उल्लंघन कर रही है। यह जो मैंडेटरी प्रोविजन है, सबसे पहले ILO के आप सदस्य हो, क्या एक्शन ले सकता है ILO भारत के खिलाफ इसकी वजह से? ILO को ये एक्शन लेने की बड़ी नहीं है। पूरे दुनिया में भारत का इमेज खराब होगा, अन्यायी का होगा, मजदूर विरोधी होगा। और पूरा ऐसे दुनिया में कहने के लिए ट्रेड में है कि जो प्रोडक्ट उत्पाद शोषण के द्वारा किया जाता हो, जहां लेबर राइट नहीं हो, उस उत्पाद को मार्केट में बेचने पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसे हैं। इसलिए सड़क की लड़ाई क्या? हम तो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर उतर के लड़ रहे हैं लगातार। इस कोविड पीरियड में भी आप देख, कितने होपफुल हैं आप कि ये वापस लिया जाए? हमेशा मेहनत कश और मजदूर वर्ग जीता है। टेम्पररी हिटलर भी आया था, खुद उसको मर जाना पड़ा फांसी लगा करके।
इस तरह से यह जो जुल्म का निज़ाम है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आने वाला है या आ चुका है? या हम तो आपको अभी चर्चा किया कि एक नया रिसर्च हुआ है 215 में दुनिया में। फ्रांस और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों ने रिसर्च किया है और रिसर्च में यह कंक्लूड किया है कि एक न्यू डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की दुनिया में स्थापना हो रही है, स्थापित हुआ है। और जो क्राइटेरिया तय किया है, आप क्राइटेरिया उसका अगर देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट पता चलेगा कि भारत का शासक न्यू डेमोक्रेटिक डिक्टेटर कि उन सारे पर्व्यू के अंदर आता है, जैसा उनका रिसर्च पेपर 15 का है। वह उसमें किस तरह से मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से मीडिया को प्रचारित करके लोगों को भ्रमित करके हम वोट जो जीत जाते हैं और जीत करके उन्हीं लोगों पर हमला करते हैं जिनके वोट से हम जीत कर आए थे। तो तीसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो कर रहे हैं यह समाज में अराजकता का, ट्रेड यूनियन को ख़त्म करने का मतलब है इंडस्ट्रियल एनार्की का पृष्ठभूमि बनाना। तो यह सरकार एक तरफ निवेश की बात करती है, पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की बात करती है, और दूसरे तरफ सामाजिक अराजकता पैदा करने की पृष्ठभूमि बना रही है। इसमें निवेशक आएगा नहीं। दुनिया के पूंजी लगाने वाले लोग भी समझेंगे कि जहाँ पर दंगे होते हों, जहाँ पर सामाजिक अराजकता हो, जहाँ इंडस्ट्रियल अराजकता होगी, वहाँ कोई पूंजी नहीं लगाएगा। इसलिए यह अपने आप, यह दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं। मजदूर वर्ग को ज़्यादा दिन तक दबाकर नहीं रखा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मजदूर सिर्फ वेतन भोगी नहीं है, मजदूर एक ग्राहक भी है, कस्टमर भी है, जिससे इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो आप मजदूर को पेमेंट कम देने की बातें, मजदूरों को लिबर्टी कम देने की बातें, मजदूरों के अधिकार को सीमित करने की अगर जब बात करते हैं तो आप अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चूँकि आप जो सामान प्रोडक्ट करावेंगे उसको तो ग्राहक चाहिए ना जी, और ग्राहक के रूप में हम एक ये वेज अर्नर हैं और हम उपभोक्ता भी हैं। हम ही मार्केट को बूस्ट करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर यह अदूरदर्शी लोग हैं, न इनकी इकोनॉमी की समझ है, न समाज शास्त्र की समझ है, यह फ्यूडल लोगों की जमात है। इसीलिए आप फ्यूडलिज्म की बात करता है, राजा रजवाड़ा की बात करेगा, पुरातन पंथ की बात करेगा, और फ्यूडलिज्म इतिहास का विषय है। फ्यूडलिज्म ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन यह फ्यूडल शासन है जो मूछ की लड़ाई लड़ता है अमित शाह। एक बार अगर कोई विरोध कर दिया तो उसका जड़ खोद डालेंगे। अरुण शौरी पर मुकदमा अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अरुण शौरी तो इन्हीं के मंत्री रहे हैं। प्रतिशोध, तो प्रतिशोध के लिए यह लोग किसी हद तक जा सकता है। इसलिए ये लोग एंटी डेमोक्रेसी है, ये लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी अमानवीय अप्रोच वाले लोग हैं, अनह्यूमन अप्रोच वाले लोग हैं। इसलिए इनका जो हमला है मजदूर वर्ग पर, यह मजदूर वर्ग पर हमला, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मेहनत करने वाला लोग समाज को चलाता है, वही समाज का मोटिव फोर्स है, उत्पादक शक्तियां हैं, और उत्पादक शक्ति को ज़्यादा दिन तक दबाकर नहीं रखा जा सकता है। उत्पादक शक्ति बहुत क्रोध पैदा करेगा, बहुत क्रोध में है, परिवर्तन का भाग बनेगा। बहुत ज़्यादा क्रोध में है कॉमरेड गिरी, बहुत रोष से भरे हुए हैं, गुस्से के अंदर हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो भी ये श्रम कानून है इसको बहुत गंभीरता से मज़दूरों पे अत्याचार मानते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने बातें बताई हमको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और अन्य एक्ट्स के बारे में बताया, सरकार को एनार्किस्ट लगभग घोषित कर दिया, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप शब्द इन्होंने यूज़ करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड गिरी हमसे बात करने का, और हमें आशा है कि आपका आंदोलन सफल हो और भारत नई दिशाओं की तरफ जाए। धन्यवाद।